हम सब राजा दाहर के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं, जिसे मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध में इंटर होने के वक्त शिकस्त दी थी। लेकिन हम इस बारे में ज्यादा नहीं जानते कि राजा दाहर कौन था और वो सिंध का हुक्मरान कैसे बना और उसने अपनी बहन के साथ शादी कैसे की और क्यों की। इन क्वेश्चंस के पीछे बहुत सारी कहानियां और अफसाने हैं और हमने इन क्वेश्चंस के मुतालिक जो भी अफसाने हैं, जो भी लेजेंड्स हैं, उन सब को एक ही वीडियो में समेट लिया है। ये कहानी उन जगहों में से एक के बारे में है जिस पर पाकिस्तान बना है और वो जमीन सिंध कहलाती है। सिंध पर साहसी नामी बुद्धिस्ट बादशाह की हुकूमत थी। जो बरहमन वजीर था वो एक नौजवान हिंदू अजनबी से मुतासिर हुआ और उसे अपना सेक्रेटरी बना लिया। एक दफा राजा साहसी ने अपने वजीर को खत लिखने के लिए बुलाया, लेकिन वो दस्तयाब नहीं थे और उसकी जगह उस नौजवान हिंदू को भेजा गया जो चच के नाम से जाना जाता था। राजा साहसी उनकी सलाहियतों से इतने मुतासिर हुए कि उन्होंने उन्हें अपना नायब वजीर बना लिया। कुछ दिनों के बाद दीवान राम का इंतकाल हो गया और नौजवान लड़के ने वजीर आला के तौर पर उसकी जगह ले ली। एक दिन राजा साहसी ने चच को एक ऐसी जगह बुलाया जहां बादशाह की क्वीन भी मौजूद थी। क्वीन चच की खूबसूरती और काबिलियत से मगलूब हो गई और उन्होंने अपने जाती मैसेंजर के जरिए उन्हें मोहब्बत का पैगाम भेजा। लेकिन चच ने यह कहते हुए जवाब दिया कि वो बादशाह को धोखा नहीं दे सकते। क्वीन ने चच को जवाब देते हुए कहा कि वो उसके जज्बात का एहतराम करती है, लेकिन वो कम अज कम रेगुलरली किले में आ सकता है ताकि वो उसका चेहरा देख सके। और चच ने क्वीन की ये बात मान ली। इस दौरान बादशाह का चच पर यकीन और भरोसा और भी बढ़ गया था। बादशाह बीमार भी हो गया और उसने रियासत के कुछ अहम तरीन मामलात में चच के मशवरे को हतमी फैसले के तौर पर लिया। जब बादशाह की हालत मजीद खराब हुई तो एक दिन क्वीन ने चच को बुलाया और उससे कहा कि चूंकि वो जानता है कि बादशाह की हालत खराब हो रही है और उसका कोई वारिस भी नहीं है, जिसकी वजह से जो लोग मेरी मुखालफत करते हैं वो जल्द ही मुझे कत्ल कर देंगे। यानी कि क्वीन ने चच को कहा बादशाह के बाद रानी के जो मुखालफे हैं वो उसे कत्ल करवा देंगे, लेकिन अगर चच ने थोड़ी सी बहादुरी का मुजाहिरा किया तो उसे बदले में बादशाहत यानी कि गवर्नमेंट दी जाएगी। और चच ने ऐसे मौके पर मजबूत होने का फैसला किया। चच ने क्वीन को ढूंढा जिसका नाम सोनी था और उसे कहा कि वो जानता है कि सोनी के दिमाग में कुछ आइडिया है, कुछ मंसूबा है। फिर जो रानी सोनी थी उसने उसे कहा कि जाओ और 50 जंजीरों और तालों का आर्डर दो और उन्हें खुफिया तरीके से किले में छुपा दो ताकि जरूरत पड़ने पर उनका इस्तेमाल किया जा सके। चच के हुक्म के फौरन बाद भारी जंजीरें और ताले तैयार किए गए और किले में छुपा दिए गए। बादशाह के आखिरी लम्हात आए और उसके खैर खवा जाने वाले थे तो क्वीन ने उन्हें थोड़ी देर रहने को कहा और अपने खुफिया नौकरों के जरिए भी उसने बादशाह को किले में छुपा दिया और उसके लोगों को ऐलान किया कि बादशाह मर गया है। उसके बाद क्वीन ने अपने खुफिया दोस्तों को किले में बुलाया और तमाम करीबी रिश्तेदारों, मुशीरों और तख्त के अगले अफराद को भी यह कहकर बुलाया कि बादशाह अब बेहतर है और उनसे मशवरा लेना चाहता है। बादशाह के खैर ख्वाह एक एक करके आते थे और यहाँ तक के ग्रुप्स में भी आते थे और क्वीन के आदमी उन्हें जंजीरों में जकड़ देते थे। फिर उसने बादशाह के सबसे कमजोर रिश्तेदारों को बुलाया और उनसे कहा बादशाह किसी वजह से अपने कुछ रिश्तेदारों से नाराज है और चाहता है कि उन्हें जंजीरों में जकड़ दिया जाए। अगर वो बादशाह के लिए उन्हें मार सकते हैं ताकि उनके पास उसका यानी कि बादशाह का तख्त और दौलत मिल सके। इस तरह सबने अपने दुश्मनों को मार डाला और उनकी दौलत के मालिक बन गए और इस तरह रानी सोनी और चच ने एक रात में अपने दुश्मनों को फतह कर लिया। उसके तमाम खादम, सिपाही और बादशाह के कमजोर रिश्तेदार जो अपनी दुश्मनों को शिकस्त देकर दौलतमंद बन गए थे, वो किले के सामने पूरी तरह से मुसल्ह कतारों में खड़े थे और तख्त को बड़ी शान और शौकत से सजाया गया था। फिर क्वीन ने बुद्धमान नामी एक वजीर के जरिए पैगाम भेजा कि वो तमाम दरबारियों और वुजरा को बताए कि बादशाह ठीक है, लेकिन बद इंतजामी के गम की वजह से वो आकर उन्हें सलाम नहीं कर सकता और वहां बादशाही के मामलात में हिस्सा भी नहीं ले सकता क्योंकि उसने चच को अपना मुतबादल करार दिया है ताकि वो बादशाह के नाम पर रियासत चला सके। तमाम लोगों और दरबारियों ने बादशाह के लिए अपना सर झुका लिया क्योंकि उन्होंने चच को उस ओहदे के लिए उन सब में से ज्यादा काबिल पाया। फिर क्वीन ने चच को हीरों और हर किस्म के जेवरात से सजा हुआ लिबास पेश किया और उसे तख्त पेश किया। ताज उसके सर पर रखा गया और हुक्म दिया गया कि एक नया वजीर मुकर्रर किया जाए और शुरू से ही बादशाहत की तमाम कार्रवाई शुरू कर दी जाए। उस तरह पुराने बादशाह का गलबा खत्म हो गया और चच बरहमन सिंध का बादशाह बन गया। और जो राजा साहसी थे वो 632 एडी में फौत हो गए। चच ने 632 ईस्वी में पूरा तख्त संभाला और तकरीबन 40 साल तक हुकूमत की। बादशाह की मौत के 6 माह बाद उसके भाई बादशाह मेहरत को उसकी मौत के बारे में पता चला और ये भी पता चला कि एक ब्राह्मण ने एक साजिश के जरिए तख्त पर कब्जा कर लिया है। उसने चच के खिलाफ जंग का ऐलान किया और दोनों अरोह में लड़े,
लड़ाई ने एक अहम मोड़ लिया और उसी वक्त मीरत ने चच को एक पैगाम भेजा कि अगर वो बहादुर है और फातह तख्त पर बैठेगा तो उसे आमने सामने लड़ना होगा। चच ने चैलेंज कबूल किया, लेकिन घोड़ों के साथ आने की शर्त रखी और बादशाह ने कबूल कर लिया। वो दोनों घोड़ों पर सवार होकर आए थे। चच घोड़ों से उतरा और अपने एक सिपाही से कहा कि चलते हुए घोड़े को आहिस्ता आहिस्ता अपने पीछे ले आओ, जबकि दूसरी तरफ मेहरथ अपने घोड़े से उतरकर तेज रफ्तारी के साथ चच की तरफ चल पड़ा। जब चच ने देखा कि बादशाह अपने घोड़े से बहुत दूर आ गया है, तो चच जल्दी से पीछे मुड़ गया और अपने घोड़े पर वापस चढ़ गया और फिर बादशाह का सर काट दिया। और इस पूरी कहानी का इंटरवल शुरू होता है यहाँ से। वो सारे सवालात जो मैंने शुरू में आपको बताए थे, उन सारे सवालात के जवाबात अभी स्टार्ट होते हैं। 633 ईस्वी में चच सरकारी तौर पर सिंध का वाहिद हुक्मरान बन गया और अपने वक्त के तमाम रस्म और रवाज के खिलाफ रानी सोहनी से भी शादी की, क्योंकि ब्राह्मणों को बेवाह से शादी करने की इजाजत नहीं थी। चच ने उसके बाद कई शादियां की, लेकिन उनके 2 बेटे रानी सोहनी से आए। उनकी बेटी बाई रानी के बारे में कहा जाता है कि उनका ताल्लुक राजपूत खानदान से है, जबकि उनके बड़े बेटे का नाम जयसीना और छोटे बेटे का नाम दाहर था। पैदाइश के वक्त इनके बादशाहों की ताजपोश होने की पेशगोई की गई थी। उसके बाद चच ने शुमाली सिंध, पंजाब, सेविस्तान, बूदिया, करमान और मकरान फतह कर लिया। बरहमनाबाद फतह करने के बाद उन्होंने हुक्मरान उघम लोहाना की बेवाह बीवी से शादी की, जिससे उन्हें बाई रानी नामी एक बेटी मिली। जब बाई रानी पैदा हुई तो बाई रानी के बारे में ये पेशगोई की गई थी कि जो भी इससे शादी करेगा वो सिंध का बादशाह बनेगा, लेकिन इस बात को खुफिया रखा गया। अपने दौरे हुकूमत के खिलाफ मुस्तकबल में किसी भी बगावत को रोकने के लिए चच ने लोहाना का जो हुक्मरान खानदान था उसे और जाट के दूसरे ताकतवर खानदान की समाजी हैसियत को शुदर के बराबर कर दिया। जाट से ताल्लुक रखने वाले लोग शुरू में किसान थे, इसलिए उन्हें वश का दर्जा दिया गया जो शीदर से ऊपर है। लेकिन जब गैर मुल्की हुक्मरानी का खात्मा हुआ तो वो लोग जो आला ओहदे पे फायज थे वो फिर हुक्मरान बन गए। खुद को राजपूत कहने वाले उन लोगों ने जाट किसानों को काफी दबाया और उनसे टैक्स वसूल करना शुरू कर दिया, और वो जो जाट किसान थे वो उन राजपूतों के खिलाफ कोई बगावत भी नहीं कर सके। राजपूतों की तरफ से जाटों के साथ जुल्म का अंदाजा चच की तरफ से उन पर लगाई गई पाबंदियों से ही लगाया जा सकता है। चच कुछ पाकिस्तानी सरजमीन के साथ साथ पूरे राजस्थान का हुक्मरान था। उसे वक्त के साथ कुछ बगावतों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने हर बार उन सबको दबा दिया। उनकी वफात 671 ईस्वी में हुई, जिसके बाद उनका छोटा भाई चंदर हुक्मरान बना। वो एक हिंदू मंदिर का वाज़े ब्राह्मण था। चच ने उसे नायब वजीर भी बनाया, लेकिन जब वो कश्मीर से बहेरा अरब तक फैली एक बड़ी सल्तनत का बादशाह बना तो उसने जल्द ही बुद्ध मत के पेरोकारों के रास्ते कायम कर लिए कि राजा चंदर ने जबरदस्ती अपने हिंदू दरबारियों को बुद्ध मत में तब्दील कर दिया। अमल के पीछे की वजह अभी तक काबिल फहम नहीं है, क्योंकि बुद्ध को हिंदू असातीर और देवी देवताओं की सफ़ों में एक देवता के तौर पर पेश किया गया था। लेकिन इस तरह की समाजी तब्दीली को नाफज करने का उनका क्या फायदा होगा, ये सोच करके कि वो बहुत ज्यादा मजहबी है। अरोड़ पटाका गवर्नर खुफिया तौर पर हिंदू सरजमीन पर मबनी सल्तनत में चला गया, जिसे कनौज के नाम से जाना जाता है, और बादशाह महरस को चंदर पर यह कहते हुए हमला करने पर मजबूर किया कि वो एक अच्छे हुक्मरान से ज्यादा मजहबी इंतहा पसंद है। महरस ने फौरी तौर पर चंदर पर हमले का ऐलान किया, लेकिन उसने मुहारत से अपने किले का दिफा किया और चच के सबसे छोटे बेटे दाहर ने उस जंग में फतह हासिल की। लेकिन राजा दाहर गवर्नर कैसे बना? लड़ाइयों के बाद जो दाहर था उसे अरोड़ का गवर्नर और चंदर के बेटे देवराज को बरहमनाबाद का गवर्नर बना दिया गया। 678 ईस्वी में चंदर का इंतकाल हो गया और चच का सबसे बड़ा बेटा जयसीना बादशाह बन गया। अगरचे जयसीना सबसे बड़े थे, लेकिन चूंकि राजा दाहर दरबार में मौजूद थे और तख्त की कतार में थे, लिहाजा जो राजा दाहर था उसने खुद को पूरी सल्तनत का बादशाह करार दिया। जयसीना ने सोचा कि बरहमनाबाद में हुकूमत को मजबूत बनाना उनके लिए काफी है। इस दौरान भाटिया के हुक्मरान ने जयसीना की बहन रानी बाई को भाई समझकर शादी करने की ख्वाहिश जाहिर की। जयसीना ने इस तजवीज पर रजामंदी जाहिर की और दाहर को अपनी बहन की रवानगी की तैयारी के लिए भेजा। जब मैसेज दाहर तक पहुंचा तो उसने अपनी बहन से मशवरा लेने के लिए एक माहिर किस्मत साज को बुलाया। हैरत अंगेज तौर पर किस्मत साज ने वही पेशगोई की जो रानी बाई की पैदाइश के वक्त बादशाह चच से कही गई थी कि जो भी इस लड़की से शादी करेगा वो पूरे मुल्क का हुक्मरान बनेगा, और रानी बाई जो है वो अरोड़ को छोड़कर और कहीं नहीं जाएंगी। दाहर इस खबर से परेशान हो गए और अपने काबिल एतमाद वजीर बुधैमन से मशवरा लेने का सोचा। बुधैमन जो है वो राजा दाहर के वालिद के मुशीर और वजीर भी रहे।
लेकिन उन्होंने राजा दहार को एक अजीब सोल्यूशन बताया। और जो बुद्धिमान था उसने राजा दहार को कहा कि राजा दहार खुद ही अपनी बहन से शादी कर ले, जिसकी वजह से जो राजा दहार है वो उस मुल्क का बादशाह बन जाएगा, जैसा कि पेशगोई की गई थी। अगरचे रानी बाई खून से उनकी बहन नहीं थी, लेकिन फिर भी ये एक बहुत मुश्किल और खतरनाक फैसला था, क्योंकि ये उनके तमाम मजहबी और मुआशरती अखलाकियात के खिलाफ था। लेकिन वजीर ने राजा दहार को उसके हुक्म पर अमल करने पर मजबूर करने के लिए एक और चाल पेश की। इस मकसद के लिए उसने एक भेड़ को अच्छे ऊन के साथ लिया और उसकी ऊन को रेत के साथ मिला दिया। उसके बाद उस पर कुछ बीज तकसीम किए और उन बीजों को पानी पिलाया और भेड़ों की अच्छी देखभाल की। कुछ दिनों के बाद उस पर कुछ छोटे पौधे उगाए, जिसके बाद उन्होंने भेड़ों को गलियों में घूमने के लिए छोड़ दिया। पहले तो लोग इस अजीब और गरीब जानवर को देखकर बहुत हैरान होते थे। भेड़ें कुछ अरसे तक गलियों में घूमती रहीं, जिसके कुछ अरसे बाद लोगों को उन भेड़ों में कोई दिलचस्पी नहीं रही और जल्द ही वो लोग जो उन भेड़ों को देखने के लिए आते थे वो उन भेड़ों के बारे में भूल गए। बुद्धमन ने ये मिसाल दी और दाहर को यह समझाया कि अगर उसने अपनी सौतेली बहन से शादी की तो लोग कुछ दिनों के लिए बातें करेंगे और बाद में वो लोग इस बात को इस तरह से भूल जाएंगे जैसे भेड़ को भूल गए। ये सुनकर राजा दहार इस पर राजी हो गए और अपनी सौतेली बहन से शादी कर ली। नवादरात सिंध में ये भी कहा गया है, जब राजा दहार को इस मंसूबे के बारे में बताया गया तो वो उसके मुताबिक नहीं आ सके और अपनी बहन से तलवार से शादी कर ली, जो खानदानी दौलत को महफूज रखने के लिए मुआशरे में एक आम रस्म थी। लेकिन यहाँ पर फिर एक सवाल उठता है कि अगर ये रस्म इनके मजहब में इतनी ही आम थी तो भेड़ों के मिसाल की जरूरत क्यों पड़ी। पेशगोई के मुताबिक रानी बाई का शोहर हुक्मरान बन जाएगा और तलवार से रानी बाई से शादी करने से ये उसको हासिल नहीं होगा। जो शोहर होगा उसको ये बातें तलवार से अगर शादी करेगा तो हासिल नहीं होगी। कानूनी तौर पर रानी बाई का शोहर बनना जरूरी होगा। दाहर के बड़े भाई ने इस अमल पर उसके खिलाफ ऐलान जंग किया और उसे एक खत लिखा, जिस पर राजा दाहर ने अपने भाई को वजाहत के साथ जवाब दिया कि रानी बाई उसकी हकीकी बहन नहीं है। ये भी कहा जाता है कि जो अरब्स थे उन्होंने राजा दाहर के किरदार को गंदा डिफाइन करने के लिए ये कहानी उसके किरदार के साथ जोड़ी है। लेकिन तारीख के मुताबिक मोहम्मद बिन कासिम के खिलाफ जो राजा दाहर ने शौकिया और कमजोर हिकमत अमली अख्तियार की थी वो उनके किरदार की अक्कासी करती है, तो फिर अरब्स का राजा दाहर को गंदा दिखाने वाली कहानी की क्या जरूरत होगी। इसके वालिद ने एक बेवा से शादी की थी और अपने मजाहिब के असूलों को तोड़ा था, जिसका मतलब है कि ये रस्म राजा दाहर के वालिद की तरफ से जारी थी। लेकिन इसमें कोई ताजुब की बात नहीं है कि ये दुरुस्त हो सकता है कि राजा दाहर ने बादशाही को बरकरार रखने के लिए अपनी बहन से ही शादी कर ली। जाहिर है कि राजा दाहर का भाई इस अमल से नाराज था और उसने फौरी तौर पर अपने भाई को एक खत भेजा, जिसमें कहा गया था कि अगर वो छुटकारा हासिल करने और शादी तोड़ने की कोशिश नहीं करता तो उसे इस अमल की सजा दी जाएगी। जिस पर दाहर ने जवाब दिया कि रानी बाई दुश्मनों की उस औरत से पैदा हुई थी जो अजनबी थी। इस पर जयसिन्हा ने झूठी पगडंडी के साथ अपने भाई की तरफ मार्च किया, जिससे उसे यकीन हो गया कि वो हमला नहीं करेगा, और जब वो किले से काफी फासले पर था तो उसने बिजली की रफ्तार से सफर किया और किले के बाहर डेरे डाले। उसने एक बार फिर अपने भाई को एक पैगाम भेजा और दोनों ने कुछ बातचीत का तबादला किया। उसके बाद की कहानियां कुछ ऐसी हैं। कहा जाता है कि राजा दाहर ने अपने भाई की तरफ पूरे एहतियात के साथ मार्च किया, लोगों को ये दिखाने के लिए उनके हाथी पर उसके साथ बैठने पर कोई हर्ज नहीं है। लेकिन दाहर के वजीर ने जल्द ही उसका ताकुब किया और उसने ये कहा कि उसे मारने के लिए उसके भाई की ये एक चाल है और उसे यानी कि राजा दाहर को बचाने के लिए कि उसे किले के दरवाजे से ही लटकाना होगा जब हाथी गुजरेगा और फिर उसे बचा लिया जाएगा। दाहर ने वही किया जो उसके वजीरों की तरफ से बताया गया था, और जब इस बात का उसके भाई को पता चला तो वो गमगीन हो गया और बीमार पड़ गया। इस कहानी के बहुत से नाकाबिले कबूल पहलू हैं कि किले का दरवाजा इस कद तक नीचे था कि दाहर को उस पर लटकाया जा रहा था और दाहर के भाई को ये मालूम ही नहीं पड़ा कि दाहर के साथ क्या किया जा रहा है और उसे क्या कहा जा रहा है। लिहाजा ये कहानी बहुत मशकूक है। बहरहाल अगर हम स्टोरी की तरफ वापस आएं तो आखिर में जयसिन्हा जो राजा दाहर के बड़े भाई थे उसका कोई हल नहीं निकला। लेकिन शहर छोड़ने के फौरन बाद जयसिन्हा ने अपने आप को बीमार महसूस किया और उनकी डेथ हो गई, और कुछ इस तरह से राजा दाहर सिंध का हुक्मरान बन गया और रानी बाई से शादी की पेशगोई कुछ इस तरह से पूरी हो गई। राजा दाहर तो सिंध के हुक्मरान बन गए, लेकिन मोहम्मद बिन कासिम कौन थे और उनको पहला पाकिस्तानी क्यों कहा जाता है, वो कोई तबलीग करने वाले थे या शिकारी थे, ये जानने के लिए यहाँ क्लिक करें।